ये नामुमकिन है। इस एससीपी साइट का डायरेक्टर ज्यादातर शांत नहीं रहता था, लेकिन उसे कभी इतने गुस्से में नहीं देखा गया था जितना वो इस वक्त था। जब उसने अपने डेस्क पर रखे हुए डॉक्यूमेंट्स देखे तो उसका चेहरा एकदम लाल पड़ चुका था। सारा डेटा पूरी तरह से गायब हो चुका था और इतने महीनों की वैल्यूएबल रिसर्च पानी में मिल गई थी। रिसर्चर ये उम्मीद कर रहा था कि फ्यूचर में कहीं उसका डिमोशन ना हो जाए। ये हो कैसे सकता था? ये तो एक एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर था जिसे पहले ही सारे जरूरी प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए थे। क्या ऐसा हो सकता था कि ये जिस जीव पर शोध कर रहा था उसी ने सारे डॉक्यूमेंट्स इरेज कर दिए हो? रिसर्चर कई महीनों से यही तो पता लगाने की कोशिश कर रहा था। उसने इस जीव की काबिलियत लगाने के लिए कई घंटों का शोध किया था। क्या है ये? साइट डायरेक्टर ने यह पूछा और बोला, तुम्हारे पास जो सब है वो मुझे चाहिए। रिसर्चर ने डायरेक्टर की डेस्क पर उस रहस्यमय सब्जेक्ट पर की गई रिसर्च का एक प्रिंट आउट रख दिया। हर लाइन पर लिखा हुआ था डेटा लॉस्ट। डायरेक्टर ने एक लंबी सांस ली। वो जानना चाहता था कि रिसर्चर को शुरुआत से क्या क्या याद था। रिसर्चर वहां बैठा और उसे SCP-343 के बारे में जो कुछ भी याद था वो बताने लगा। बाकी रिसर्चर ने SCP-343 को एक निकनेम दे रखा था, गॉड। SCP-343 को सबसे पहले प्रॉग में सड़क पर चलते हुए एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में देखा गया था। ये देखने में बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अब उसका जमीन पर ठहरने का मन नहीं था। उस एरिया में मौजूद एक SCP एजेंट ने नोटिस किया कि यह बूढ़ा व्यक्ति अचानक से सड़कों से गायब हो जाता था और आसपास किसी छत पर नजर आने लगता था। लोकल SCP टीम्स को भेजा गया और जल्द ही उन्होंने इस काफी पावरफुल स्पेसिमेन को ट्रैक कर लिया। लेकिन SCP-343 को कोई फिक्र नहीं थी। जब इसे डिटेन करके ले जाया जा रहा था तो यह बहुत ही काम था। सवाल पूछने और इसे एग्जामिन करने के लिए एक्सटेंडेड होल्डिंग सेल में डिटेन किया गया था, लेकिन कन्फाइनमेंट में भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी। ये जल्द ही क्लियर होने वाला था। यह बुजुर्ग आदमी कोई आम इंसान नहीं था। SCP को क्लासिफाई करने के लिए डॉक्टर बैग और नेडलोवो को बुलाया गया था और तभी कुछ एनॉमलस चीजें होनी शुरू हो गई थी। शुरुआत में तो इन दोनों की असेसमेंट सेम निकली, लेकिन जब इसे फिजिकली डिस्क्राइब करने की बारी आई तो चीजें बहुत ही अजीब होने लगी। बुजुर्ग मेल जिसकी कोई भी अनयूजुअल फिजिकल फीचर्स ना हो, देखने में कॉकेशियन। डॉक्टर नेडलोवो डॉक्टर बैग के डिस्क्रिप्शन को देखकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके थे। ये व्यक्ति तो ब्लैक था। दोनों डॉक्टर्स आपस में लड़ने लगे। उन्होंने इस पूरे मैटर को सेटल करने के लिए एक तीसरे फेलो रिसर्चर डॉक्टर वैन को बुलाया। फिर उन्होंने भी अपने असेसमेंट दिया। बुजुर्ग मेल जिसकी कोई भी अनयूजुअल फिजिकल फीचर्स ना हो, देखने में एशियन या चाइनीज। SCP-343 जैसा भी था। यह हर स्टाफ मेंबर को उस रेस का दिखता था जिसके वो खुद होते थे। ये बूढ़े व्यक्ति से रिलेटेड एनॉमलीज की शुरुआत थी। डॉक्टर बैक उस रहस्यमय आदमी को रेगुलरली विजिट करने लगे और पहले इंटरव्यू में उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन था और उसकी एबिलिटीज क्या थी। उसका रिस्पॉन्स काफी सिंपल था, मैंने ये यूनिवर्स बनाया है। डॉक्टर बैक को ये सुन के हंसी आ गई। ये क्लेम सुनने में तो मजेदार लग रहा था, लेकिन क्या ये उसे साबित कर सकता था? बिना कुछ कहे SCP-343 अपनी कुर्सी से उठा, हंसा, वो पीछे मुड़ा और सेल की सॉलिड दीवार को पार करते हुए गायब हो गया। डॉक्टर बैक पैनिक बटन दबाने ही वाले थे, लेकिन तभी वो आदमी उस दीवार को पार करते हुए फिर से वापस आ गया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके हाथ में बर्गर था और वो बैठकर उसका मजा ले रहा था। फैसिलिटी को तुरंत बंद कर दिया गया और इस चीज की पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई कि SCP-343 ने कंटेनमेंट कैसे ब्रीच कर दिया था। लेकिन किसी भी तरह की सिक्योरिटी ब्रीच, कंटेनमेंट फेलियर या किसी भी सेल के फेल होने का कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था। SCP-343 ने सिक्योरिटी तोड़ी ही नहीं थी, उसने बस उसे इग्नोर कर दिया था जैसे ये कभी एग्जिस्ट ही ना करती हो। जब उससे पूछा गया कि वो अपना हैमबर्गर लेने कैसे गया तो उसने फिर से अपनी बात दोहराई कि वो गॉड था। यह आखिरी बार नहीं था जब इस तरह की स्ट्रेंज चीज हुई हो। ऐसा भी कई बार और होने वाला था। SCP कंटेनमेंट सेल्स काफी सिक्योर होते हैं, पर इनमें किसी तरह की कोई डेकोरेशन नहीं होती। अगली बार जब डॉक्टर बैक SCP-343 को विजिट करने गए तो उन्हें एक सरप्राइज मिला। ऐसा लग रहा था कि वो सेल एक कंफर्टेबल घर हो। वो पुराने इंग्लिश फैशन की तरह डेकोरेटेड था। साइंटिस्ट्स ने अज्यूम किया कि SCP-343 कई बार अपने सेल से बाहर गया होगा और अपने घरों को सजाने के लिए कई चीजें लेकर आया होगा। किसी को नहीं पता था कि उसने कंटेनमेंट सेल में एक फायर प्लेस कैसे बना दिया था, और सेल के अंदर आने वाले हर इंसान को ऐसा लग रहा था कि ये सेल फैसिलिटी के बाकी सेल्स के मुकाबले काफी बड़ा हो गया है।
SCP-343 ने न सिर्फ कंटेनमेंट तोड़ी थी, वो फैसिलिटी के अंदर फिजिक्स के लॉज भी तोड़ रहा था। SCP-343 को कंटेनमेंट फैसिलिटी के रूल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो वहां से एस्केप नहीं करना चाहता था। हर बार एग्जिट करने के बाद वो अपने पर्सनल सेल में वापस आता था और उसे इस तरह से ट्रीट करता था जैसे कि वो उसका घर हो। जब स्टाफ मेंबर्स उसका इंटरव्यू लेते थे तो वो उनसे बहुत ही पोलाइटली लेकिन अजीब तरह से बात करता था। हर किसी को उससे बात करने में बहुत मजा आता था। ये डिसाइड किया गया कि उसे साइट पर ही रखा जाएगा, लेकिन उसकी सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई जाएगी। केवल हर समय उसके रूम को गार्ड करना था और लेवल 3 या उससे ऊपर वाले रिसर्चर्स को ही उससे मिलने की इजाजत थी। लेकिन गॉड तो मिस्टीरियस होते हैं ना। मिनिमल सिक्योरिटी साइट 17 बाकी SCP कंटेनमेंट साइट्स के मुकाबले कम रिस्ट्रिक्टिव थी। इसमें ऐसी एनोमलीज को रखा जाता था जिन्हें आसानी से कंटेन किया जा सके और जो एस्केप करने की कोशिश न करे। लेकिन हर SCP फैसिलिटी में सिक्योरिटी को बहुत ही सीरियसली लिया जाता था और जिन लोगों के पास क्लियरेंस नहीं होता था उन्हें सब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करने की इजाजत नहीं दी जाती थी। पर SCP-343 को गार्ड कर पाना नामुमकिन क्यों लगता था? केवल लेवल 3 या उससे ऊपर वाले क्लियरेंस के लोगों को ही इजाजत दी गई थी। लेकिन जिन गार्ड्स को एंट्रेंस प्रोटेक्ट करने का काम दिया गया था वो लगातार अपनी जॉब को पूरा करने में असफल हो रहे थे। सिक्योरिटी ऑफिसर जेम्स को यह ड्यूटी दी गई थी कि वो लोगों को SCP-343 की सेल में ना जाने दे, पर इसके बजाय उन्होंने कई विजिटर्स को खुद ही अंदर जाने दिया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऑर्डर को क्यों फॉलो नहीं किया तो उन्हें यह जवाब दिया गया कि 343 को अकेला महसूस हो रहा था। तो जब भी कोई उनसे मिलने जाता था उसे बहुत ही खुशी महसूस होने लगती थी और उन्हें ऐसा लगता था कि वो सही कर रहे हैं। इस सिक्योरिटी गार्ड की जगह दूसरे गार्ड्स को असाइन किया गया, लेकिन फिर से वही चीजें होने लगी। गार्ड्स को और सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, लेकिन SCP-343 इनके माइंड को इन्फ्लुएंस कर लेता था। इसके कंटेनमेंट सेल में एक रिवॉल्विंग डोर लगा था और फैसिलिटी के स्टाफ मेंबर फ्रेंडली कन्वर्सेशंस के लिए अक्सर आते जाते रहते थे। अब डॉक्टर बैक को लगने लगा था कि उन्हें ये मैटर अपने ही हाथों में लेना पड़ेगा। वो खुद SCP-343 से मिलेंगे और उसके सामने जाहिर करेंगे कि वो सिक्योरिटी ब्रीचेस कितने खतरनाक थे। वो उस रहस्यमय जीव को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि उसे गार्ड्स के माइंड को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, वरना फैसिलिटी उसे कंटेन करने के लिए नए तरीके ढूंढने लगेगी। डॉक्टर बैक कंटेनमेंट सेल के अंदर गए और SCP-343 के साथ उनकी एक लंबी बातचीत हुई। बाहर आने के बाद उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी, जैसे वो किसी पुराने दोस्त से मिलकर आ रहे हैं। उन्होंने वहां पर मौजूद गार्ड की पीठ थपथपाई और उससे कहा कि उसे सिक्योरिटी के बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि SCP-343 को विजिट करने से कुछ भी बुरा नहीं होने वाला था। वो किसी भी तरह से खतरनाक नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि SCP-343 जिससे भी मिलना चाहे सिक्योरिटी मेंबर्स को वो इंसान उस तक पहुंचा देना चाहिए, ताकि उसे कभी अपने सेल से बाहर जाने की जरूरत ही महसूस ना हो। मिनिमल सिक्योरिटी साइट 17 जल्द ही मॉडल SCP फैसिलिटी बन गई। इसके मोरल बाकी किसी भी साइट की तुलना में सबसे ज्यादा थे और इसका क्रेडिट जाता था SCP-343 को। एम्प्लॉयज रोज ही इसके चैम्बर को विजिट करते थे। इस जीव को हर चीज के बारे में इतनी नॉलेज थी जितनी किसी एनसाइक्लोपीडिया में होती है। इसे उन चीजों के बारे में ही पता था जिन्हें जानने का कोई तरीका ही नहीं हो सकता था। अब गार्ड्स को प्रोटोकॉल तोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं थी। उनका काम सिर्फ ये था कि उनके पास SCP-343 से मिलने वाले सभी लोगों का एक रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि बाद में उनका इंटरव्यू लिया जा सके। हर किसी की कॉन्वर्सेशन अलग होती थी, लेकिन सब लोग ये बताते थे कि बाहर आने के बाद उनका मूड बहुत अच्छा हो जाता था। SCP-343 के ओरिजिन और उसके पावर के बारे में कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। हमें यह भी नहीं पता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि ये गॉड है और इसने यूनिवर्स बनाया है। रिसर्चर का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद साइट के डायरेक्टर ने अपना सर पकड़ लिया। तो मुझे ये बता रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास एक पावरफुल SCP है जिसे कंटेन नहीं किया गया है और उसकी जब मर्जी होती है वो कंटेनमेंट छोड़कर चला जाता है और उसने अपने रिसर्च के ऊपर सारी फाइल्स पे डिस्ट्रॉय कर दी है। रिसर्चर का जवाब था हाँ, लेकिन साइट 17 की सिचुएशन स्टेबल लग रही थी और उन्होंने एक प्लान बनाया जिसकी मदद से SCP-343 के पॉजिटिव इफेक्ट मैक्सिमाइज किए जा सकते थे। उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि 343 की मौजूदगी से बाकी साइट्स के स्टाफ मेंबर्स और कुछ और एनोमलीज को काम किया जा सकता था। साइट के डायरेक्टर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि रिसर्चर इस बारे में फिर से रिसर्च करे। अगर सारी फाइल्स ब्लैंक हो चुकी थी तो उन्हें कैसे पता चल सकता था कि इस जीव को कैसे कंटेन किया जाए। आखिरकार SCP में C का मतलब ही कंटेनमेंट है। आखिरकार रिसर्चर को डायरेक्टर से ये कहना पड़ा कि ये आइडिया ठीक नहीं था। उन्होंने SCP-343 को कंटेन करने की
हर संभव कोशिश कर ली थी, पर वो कंटेनमेंट तोड़ नहीं रहा था। उसे ये भी पता था कि उसे कंटेन किया जा रहा है। वो सब जगह मौजूद था। वो ऐसी चीजें कर सकता था जो फिजिक्स के लॉज के अगेंस्ट थी, लेकिन इस बात का कोई भी सबूत नहीं था कि ये सब जो कह रहा है वो झूठ है। रिसर्चर का सबसे अच्छा गैस ये था कि ये जीव एक पावरफुल रियलिटी बेंडर था जिसकी काबिलियत की कोई लिमिट नहीं थी। ये फैसिलिटी में सिर्फ इसलिए रह रहा था क्योंकि ये रहना चाहता था। डायरेक्टर ने एक लंबी सांस ली। वो इस बात को बिल्कुल भी कबूल नहीं करना चाहता था, लेकिन रिसर्चर के पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग थे। डायरेक्टर खुद भी SCP-343 से मिलना चाह रहे थे, लेकिन क्या ऐसा कुछ था जो उन्हें जानने की जरूरत थी? रिसर्चर ने कहा, सर, इसे हैमबर्गर पसंद है। इसके अलावा वो अपना ख्याल खुद रख लेता है। इस समय वो अपने घर में है और अपने अगले गेस्ट का इंतजार कर रहा है। अब SCP की कस्टडी में मौजूद SCP-106 द ओल्ड मैन एस्केप और SCP-3000 अनंत शीशा भी आप देखिए।